पंजाब की लोक गाथाएं बड़ी ही प्रचलित हैं, जिनमें सबसे पुरातन लैला मजनू और श्री फरहाद है। लैला मजनू अरब देश की कहानी है। यहाँ पर दो प्रेमी लैला तथा मजनू ये आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। इसे रोमांटिक ट्रेजेडी का नाम दिया गया है। 7वीं शताब्दी की घटना ये अरब वर्ल्ड में घटी, जिसे आज सऊदी अरेबिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी लोक गाथा श्री फरहाद ये पर्शिया की कहानी है और ये भी 7वीं-8वीं शताब्दी में घटित होती है। इन दोनों लोक गाथाओं का चित्रण जो है निजामी गंजवी 12वीं शताब्दी में करते हैं। तीसरी लोक गाथा जो कि पंजाब में बड़ी प्रचलित है वो है ससी पुन्नू। ये जो लोक गाथा है इसका टाइम पीरियड 13वीं तथा 14वीं शताब्दी है और लेकिन ये लिखी गई जाकर 17वीं और 18वीं शताब्दी में। मैं आपको आज ससी पुन्नू की इस लोक गाथा के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं। इसका घटना स्थल जो है वो है सिंध बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की मशहूर जगह है चकमकरान और सिंध की जगह है शहर बम्भोर। और यहाँ की लोक गाथा जो थी ये सिंधी में भी है, बलोची में भी लिखी गई और बाद में पंजाबी में भी इसका रूपांतरण किया गया। दोस्तों, ससी पुन्नू की कहानी जो है ये घटना वास्तविक थी और ये घटित होती है बलूचिस्तान और सिंध जो कि आज पाकिस्तान का एक प्रांत है। सिंध के बम्भोर शहर का राजा था आदम खान। आदम खान के घर एक बच्ची का जन्म होता है, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन वहां के विद्वान भविष्यवाणी करते थे। उन्होंने राजा से कहा कि ये लड़की जो है तुम्हारे राज के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो ये किसी के प्यार में पड़ के तुम्हारा घर छोड़कर भाग जाएगी और तुम्हारे लिए बदनामी लाएगी। नतीजा ये हुआ कि राजा ने योजना बनाई कि इस लड़की को मार दिया जाए। लेकिन माँ होती है, उसने कहा इसे मारने की बजाय इसे एक संदूक में डाल के सिंध नदी में बहा दो। अगर इसकी किस्मत हुई तो बच जाएगी, नहीं तो पानी की बहाव में बह जाएगी। और राजा ने ऐसा ही किया। लड़की को अच्छे कपड़े पहनाए गए और साथ में कुछ मोहरें और एक तावीज़ रख दिया गया और बक्से को बंद करके सिंध दरिया में बहा दिया गया। वो बहता हुआ संदूक एक किनारे जा लगा जहां पे धोबी और धोबिन, जिनके घर में कोई औलाद नहीं थी, धोबी का नाम महबूब था, धोबन जो थी वो अक्सर अपने पति महमूद के साथ ये चर्चा किया करती थी, शायद अल्लाह की मर्जी नहीं है इसीलिए उसने हमारे घर कोई औलाद नहीं दी। मेरी कोख शुरू से ही सूनी रही, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। और महमूद उसे अक्सर सतावना देता, तू घबरा नहीं, अल्लाह जब चाहेगा तभी ये सब संभव है, नहीं तो जो कुछ है हमें इसी में खुश रहना चाहिए। इतने में उसकी बीवी कहती है, वो देखो दरिया में क्या बहता हुआ आ रहा है, लगता है कोई संदूक है। वो देखता है वाकई ही एक संदूक दरिया में बहता हुआ जा रहा था। महमूद ने उसी वक्त पानी में छलांग लगाई और उस संदूक को किनारे पे ले आया। जब दोनों ने संदूक को खोला तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक नन्ही सी कली बच्ची वहां पर अपना अंगूठा चूस रही थी और उसके पास कुछ सोने की मोहरें, सुंदर वस्त्र और एक तवीत पड़ा हुआ था। महमूद की पत्नी ने जल्दी से लड़की को उठाया और गले लगा लिया और कहने लगी, लगता है अल्लाह मियाँ ने हमारी फरियाद सुन ली और उन्होंने मुझे ये लड़की जो है तोहफे में दे दी है। दोनों को समझते देर नहीं लगी, क्योंकि वस्त्र और सोने की मोहरों को देख के लगता था कि ये जरूर किसी शाही घराने की या अच्छे घर की लड़की है। हो सकता है जिसके माँ बाप ने मजबूरी के कारण या कोई आपदा के कारण इसे इस प्रकार पानी में बहा दिया हो। कारण कुछ भी हो, लेकिन दोनों ने लड़की को उठाया और अपने घर ले आए। जगह छोटी थी,
बात फैलते देर न लगी। वहां के राजा को पता जब चला तो उसने महमूद और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। वो दोनों बच्ची को लेके वहां हाजिर हुए। महमूद अपने साथ वो मोहरे भी ले गया था जो उसको उस लड़की के साथ मिली थी। जब बादशाह ने कहा कि तुम्हारे पास बच्ची ये कहां से आई है, तो महमूद ने उसी तरह सारा वृतांत सुना दिया और मोहरे राजा के पांव में रख दी। राजा उसकी ईमानदारी देख के बड़ा खुश हुआ। राजा ने उस बच्ची को देखा, बच्ची बड़ी ही खूबसूरत थी। उसने धोबी की तरफ देखते हुए कहा, क्या नाम रखा है इसका? उसने कहा, जी सस्सी। ये कैसा नाम हुआ? जनाब ये सिंध दरिया के किनारे में मिली थी, तो सिंध के नाम पे ही हमने इसे सस्सी रख दिया। वाह, बहुत बढ़िया नाम है। मैं बहुत खुश हुआ महमूद तुम्हारी सच्चाई से और तुम्हारे इस बेबाकपन से। मैं तुम्हें इसे अपने पास रख के पालने की इजाजत देता हूं और साथ में एक जमीन का टुकड़ा भी देता हूं जो तुम्हारे निर्वाह के लिए काम आएगा। महमूद की खुशी का ठिकाना ना था। जिस दिन से इस बच्ची ने उनके घर में कदम रखे थे, उनके तो वारे न्यारे हो गए थे। और सस्सी देखते ही देखते कब 16 साल की होगी पता ही न चला। बड़ी खूबसूरत, हिरनी जैसी आंखें, सुराहीदार गर्दन, गोरा चिट्टा रंग और भूरे बाल। उसको देखते ही पता चलता था किसी बड़े घराने की लड़की है। ससी को सारे गांव वाले उसे प्यार करते थे और यही कारण था ससी बड़ी बेबाक थी। अपने बगीचे में कभी अंबियां तोड़ती, कभी अमरूद और कभी अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूमती। सारा दिन ससी का खेल कूद में बीत जाता। ससी का बेबाकपन और खुला अंदाज सारी बस्ती के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ था। अपनी सहेलियों के बीच में ससी का एक खास रुबाब था। ससी की इस खूबसूरती और बेबाकी से वहां पे एक मंचला युवक दारा जो था वो ससी पे बड़ा मोहित हो गया था और वो ससी के पीछे पीछे रहता था। एक दिन तो उसने हद कर दी। उसने ससी का रास्ता रोक उसका हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, ससी ने उसी वक्त पलट कर उसके मुंह पर एक चाटा चढ़ दिया और पीछे से आती हुई उसकी सहेलियों ने उसकी खूब खातिरदारी की। और दारा जो है वो इस बात को अपने दिल में रंज के रूप में बिठा लेता है और वो मन ही मन ये फैसला करता है कि मैं सस्सी की शादी ऐसी जगह करवाऊंगा जो एक बूढ़ा व्यक्ति हो और सारी जवानी इसकी जो है वो उसको गाल दे। नतीजा ये हुआ, उसे पता चलता है कि बंबोर के राजा जो हैं वो अब बूढ़े हो गए हैं और वो अब नई शादी के लिए वो लड़की ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके घर कोई औलाद नहीं है। और वो बंबोर के राजा को पास जाकर सस्सी की बड़ी तारीफ करता है। नतीजा ये होता है, बंबोर का राजा जो है वो हुक्म देता है कि सस्सी और उसके माता पिता को राज दरबार में पेश किया जाए। ससी महमूद और अपनी मां के साथ उस दरबार में पेश होती है। जैसे ही भंबोर के राजा आदम खां की नजर सस्सी पर पड़ती है, वो अपनी आंखें हटा ही नहीं सकता। इतनी खूबसूरत और जवान लड़की, मन ही मन वो बड़ा खुश होता है और वो उसके पास चला आता है और उसके पास आकर जैसे ही उसे अपने गले से लगाने लगता है तो उसके गले में वो तवीत देखता है और वो एकदम से वो पीछे हट जाता है और पूछता है, ये तुम्हें तवीत कहां से मिला? महमूद उसी वक्त जो पास खड़ा था बोला, मैंने पहनाया है जनाब। सच सच बोलो धोबी, ये लड़की किसकी है? जनाब मेरी लड़की है। उसकी मां पत्नी भी बोली, जनाब हमारी बेटी है। मैं कहता हूं सच बोलो नहीं तो सर कलम कर दूंगा। ये किसकी लड़की है? राजा की गर्जन सुन के कांप गया और उसने सारी सच्ची कहानी जो थी राजा को सुना दी। राजा पीछे हट गया और उसने रानी को इशारा किया, वो भी नीचे आई और उसने भी जब तवीत देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये तो उनकी अपनी ही बेटी थी। राजा कहने लगा, हो आज तो बड़ा अनर्थ हो जाता अगर मैं इससे शादी कर लेता। ये तो मेरी अपनी ही बेटी थी जिसे 16 साल पहले हमने संदूक में बंद करके सिंध नदी में बहा दिया था और
ओह, बड़ी गलती होगी हमसे। और शायद आज अल्लाह की यही मर्जी थी कि वो दोबारा इसे हमारे पास ले आए हैं। और अब मैं बेटी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अब तुम मेरे पास ही रहोगी। राजा साहब, ये 16 साल पहले बात क्यों नहीं आपके दिमाग में आई? 16 साल पहले जब आपने मेरे को घर से इस तरह संदूक में बंद करके फेंक दिया था, आपने तो एक किस्म से मेरे को मार ही दिया था। ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि मेरे को इन मेरे माँ बाप ने उस समय पकड़ लिया और मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती अपने माता पिता को जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, इनका दिल दुखे। और मैं तो आपके लिए पहले ही मर चुकी थी। और फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, आपने क्यों नहीं मेरे को अपने पास रखा? माँ रो रही थी, आंखें राजे की भी नम हो चुकी थी। वो सस्सी के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे। वो जानते थे कि उनकी अपनी करनी थी, जिसका कारण उनको ये बातें सुननी पड़ रही थी। लेकिन जो होना था वो हो गया। फिर राजा कहने लगा, ना जाने वो कौन सा अभागा दिन था जब हमने तुम्हें दरिया में बहा दिया। और उस दिन के बाद कसम से बोलता हूं बेटी, मैंने एक रात भी चैन की नहीं बिताई और ना ही तेरी माँ की कोख हरी हो सकी। शायद हमारी गलती का अल्लाह ने हमें सजा थी जो हमने 16 साल भुगती है। अब और नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन पीछे हटती हुई सस्सी बोली, राजा रुक जाओ, मैं अपने आप ये फैसला करूंगी। ये आसान फैसला नहीं है। मैं जानती हूँ भंभोर एक बहुत बड़ा राज्य है और मैं यहाँ पे अगर रहूंगी तो मुझे दुनिया की हर शान शौकत शोहरत मिलेगी। लेकिन मुझे कुछ सोचना होगा। मैं सुबह आपको अपना निर्णय दूंगी। और ये कहती हुई वो दूसरी तरफ चल पड़ी। पीछे पीछे महमूद और पत्नी उसके साथ चल दिए। और सुबह उसने भरे दरबार में जब वो राजा के सामने पेश हुई तो उसने कहा, राजा, मैं जानती हूं कि आपका पुत्री मोह जो है एक बार दोबारा जागृत हो गया है, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है और ना ही मैं उनको दुख देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी पुत्री समझ के पाला था और मुझे इस घटना के बारे में कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। मैं तो अपने आप को इनकी ही संतान समझती थी और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। आपको आपका राज मुबारक, लेकिन मैं अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ सकती। राजा और रानी जो थी उनके आंसू भरे हुए थे, उनका दिल बैठा जा रहा था। वो जानते थे कि सस्सी जो है अपने वादे से पीछे हटने वाली नहीं है और वो कर भी क्या सकते थे। 16 साल पहले जो उन्होंने गलती की, अब उसका जो खमियाजा था उनको भुगतना ही था। और ये कहती हुई सस्सी अपने माता पिता के साथ अपने गांव लौट गई। वहां पर उस समय बलोचिस्तान के कुछ व्यापारी चकमकरान से आए हुए थे। जब उन्होंने सस्सी को आते हुए देखा तो उनकी आंखें चौंधिया आ गई। उसमें एक व्यापारी ने यह सोचा, ये जो इतनी खूबसूरत लड़की है, पुन्नू शहजादे की बीवी ही अच्छी लगेगी और दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत होगी। क्यों ना मैं जाकर पुन्नू को इसके बारे में बताऊं और उसको यहाँ भेजूं। बस फिर क्या था, वो जो व्यापारी थे अपने शहर जब चकमकरान बलोचिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने पुन्नू को सारी बात बताई और सस्सी की खूबसूरती के बारे में उनके साथ चर्चा लगाई। बलोचिस्तान के पास कचमकरान का एक राज था जहां पे मीर अली का राज था। उसके 3 पुत्र थे, उमर, तोमर तथा पुन्नू। उमर और तोमर दोनों शादीशुदा थे, सिर्फ पुन्नू जो था वो कुंवारा था। तो सिंध से आए व्यापारी सस्सी के बारे में जानकारी देते हैं और उसकी खूबसूरती की चर्चा करते हैं। उसके बारे में सुन के पुन्नू का दिल मचल उठा और उसका दिल किया कि वो जाकर इतनी खूबसूरत लड़की जो है उसके साथ मिले। और वो व्यापार का बहाना बनाकर अपने भाइयों से और पिता से इजाजत लेके वो डाची पे सवार होके सिंध की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने एक व्यापारी से खूब सारे इत्र खरीद लिए और इत्र लेकर वो सिंध पहुंचा। वहां पर सस्सी के गांव में उसने एक दुकान खरीदी और वहां पे इत्र की दुकान जो खोल दी।
अब वो सस्सी का इंतजार करने लगा। जल्द ही गांव में उसकी दुकान की और उसकी चर्चा होने लगी। दुकान तो खुशबू के कारण महक रही थी और जो पुन्नू था अपनी खूबसूरती और बागपन के कारण लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव वाले चर्चा कर रहे थे, लगता है किसी अमीर घराने का ये राजकुमार होगा। धीरे धीरे ये चर्चा जो थी ये सस्सी के कानों में पहुंची और उसको बताने वाली थी उसकी सहेलियां, जो पुन्नू की दुकान में गई और वहां से इत्र खरीद कर लेके आई और सस्सी को बताने लगी कि तुमने ऐसा नौजवान नहीं देखा होगा, एक बार चलो उसकी दुकान पर, एक तो हम इत्र खरीद लेंगे और साथ में तुम उसे देख भी लोगे। और एक सखी कहने लगी, मैं दावा करती हूं अगर तुम उसे देख लोगे तो अपनी नजरें उससे उठा ना सकोगे। ससी अपने आप को कोई कम नहीं हाँकती थी, लेकिन उनकी बातें सुन के उसके मन में भी कौतूहल हुआ कि क्यों ना मैं चल के उस नौजवान को एक बार नजर भर देख तो लूं। और एक दिन ससी उसकी दुकान पर पहुंच गई। पुन्नू ने सबसे कह रखा था कि जब ससी आए तो कोई उसे बताए ना ये ससी है, क्योंकि वो अपने आप जिस प्रकार उसका वेरवा उसके मित्रों ने उसे सुनाया था उसके अनुसार वो ससी को खुद पहचानना चाहता था। जब ससी ने उसकी दुकान पर इत्र मांगा तो पन्नू को पहचानते देर ना लगी, वो समझ गया ये ससी ही है और उसने उसका हाथ पकड़कर वहां पर इत्र जरा सा छुआ दिया। ससी ने जब इत्र की खुशबू ली तो आंखों से आंखें डाल के बोली, इसकी महक तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे और दिखाओ। उसने कहा, सारी दुकान तुम्हारे हवाले है। ये लो खूब सारी उसने शीशियां इकट्ठी की और ससी की झोली में डाल दी। ये तुम ले जाओ और तुम इन्हें परख लो, जो तुम्हें अच्छी लगे उसे रख लेना और बाकी लौटा देना। उसने कहा, इतनी सारी? ये तो कुछ भी नहीं, इनकी कीमत क्या है बाद में हम लगा लेंगे, पहले आप पसंद तो करो। और ससी वो खूब सारी इत्र की शीशियां लेके अपने वापस घर पहुंच गई। उसका ध्यान शीशियों में कम और शीशी को देने वाला जो पुन्नू था उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। बार बार मन उसका उसके साथ मिलने को कर रहा था। दूसरा दिन होते ही ससी दोबारा उसकी दुकान पर जा पहुंची और उससे कहने लगी, इतनी सारी शीशियां, मैं तो फैसला ही नहीं कर सकी कि कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं, मुझे तो सारी अच्छी लग रही है। पन्नू देखते हुए बोला, तो सारी रख लो, तुम्हें रोक कौन रहा है? नहीं, लेकिन इनका दाम क्या है? दाम तो आपने कल ही दे दिया जब आपने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया और मैंने आपको इत्र लगाया। ससी शर्मा सी गई और कहने लगी, नहीं नहीं, आप पहले दाम बताए तभी लूंगी, नहीं तो ये लो तुम्हारी शीशियां। उसने कहा, भाई मैं दाम भी ले लूंगा, तुम इस समय एक बार ले जाओ, जो तुम्हें पसंद आए वो रख लेना। और इस प्रकार ससी और पुन्नू रोज मिलने लगे, कभी एक बहाने से कभी दूसरे। बात फैलते देर न लगी और गांव में बड़ी जल्द ससी पुन्नू के प्यार की चर्चा होने लगी। और एक दिन पुन्नू ने हिम्मत करके ससी से कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ससी ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे वालिद से इजाजत लेनी होगी। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं उनसे इजाजत ले लूंगा। उसने कहा, नहीं, यही बड़ी बात है, क्योंकि मेरे वालिद उसी से शादी करेंगे जो धोबी का काम जानता हो और यहीं पे रहे। क्यों? क्योंकि मैं ससुराल जाके नहीं रहूंगी। पुन्नू ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। और दूसरे दिन पुन्नू धोबी के भेष में सस्सी के वालिद महमूद के साथ मिलता है और उन्हें कहता है कि वो धोबी का काम जानता है और वो वहां काम करना चाहता है। और उसने सस्सी का हाथ मांग लिया। महमूद ने उसे देखते हुए कहा, तुम धोबी तो नहीं लग रहे, मुझे शक हो रहा है। तुम सस्सी को पालोगे कैसे? तुम उसका खर्चा कैसे उठाओगे? तुम उसे किस प्रकार रखोगे? तुम्हें कपड़े धोने आते हैं? इतने सारे सवाल जनाब बाद में कर लेना, पहले आप मेरे से कपड़े तो धुलवा लो। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मुझे रख लेना और सस्सी का हाथ मेरे हाथ में दे देना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मुझे शर्त मंजूर है, तो तुम आज से ही मेरे साथ कपड़े धोने का काम शुरू कर दो। अब
पुन्नू को कपड़े धोने कहाँ आते थे। वो लगा जोर जोर से पत्थर पे कपड़ों को पटकने। नतीजा ये हुआ, देखते देखते कपड़े जो थे वो छिजने शुरू हो गए। लेकिन पुन्नू अपनी धुन में कपड़े धोने में लगा रहा। शाम को जब उसने कपड़ों को देखा तो कोई शायद कपड़ा ऐसा हो जो बचा हो, सभी में कुछ न कुछ नुकसान हो गया हुआ था। तो सस्सी उसको देख के हंसती है और कहती है, पुन्नू शादी इतनी आसान नहीं है और सस्सी का हाथ इतना सस्ता नहीं है। तुम्हारे पास मोहरे हैं? उसने कहा, हाँ हैं। तो बस फिर एक एक मोहर हर कपड़े में डाल दो, बस फिर देखो क्या होता है। और पुन्नू ने ऐसा ही किया। उसने सभी जितनी भी वो कपड़े थे उनमें एक एक मोहर रख के तय लगाकर धोबी को दे दी। महमूद धोबी ने वो कपड़े लोगों को बांट दिए और कोई शिकायत नहीं आई। जिसको भी कपड़े मिले उसमें मोहर निकली और सब खुश हो गए। नतीजा ये हुआ, महमूद धोबी पुन्नू के काम से बड़ा खुश हुआ और उसने सहर्ष ससी का विवाह पुन्नू से करना मांग लिया और दोनों की शादी कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कहानी है वो एक नया मोड़ लेती है। जब पुन्नू के भाइयों को पता चलता है कि पुन्नू ने एक धोबन के साथ शादी कर ली है तो उनकी गुस्से की सीमा नहीं रहती, क्योंकि उनका भाई एक राजसी परिवार का होकर एक धोबन से शादी करेगा, ये उनसे बर्दाश्त नहीं था। और वो एक चाल चलते हैं, वो एक पत्र भेजते हैं और उस पत्र में लिखते हैं, क्योंकि वो ससी पुन्नू की शादी में शामिल नहीं हो सके इसलिए वो लाम लश्कर के साथ बारात लेके आ रहे हैं। इस शादी का वो जश्न मनाना चाहते हैं। पुन्नू जब ससी को उस पत्र के बारे में बताता है तो ससी बड़ी खुश होती है। धोबी महमूद भी बड़ा खुश होता है और सारा परिवार बारातियों के आने की तैयारी में लग जाता है। कुछ ही दिनों में उसके भाई बारात समेत वहां पर पहुंच जाते हैं। बारातियों का स्वागत किया जाता है, ढोल नगाड़े शहनाइयां बजती हुई। शाम को जश्न होता है, सारे गांव को न्योता दिया जाता है और एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया जाता है। जाम से जाम टकराते हैं, शराब के दौर शुरू होते हैं। पुन्नू खुशी के मारे पागल हुआ पड़ा था, क्योंकि उसके परिवार ने ससी को स्वीकार कर लिया था। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पुन्नू जो है अपने भाइयों के साथ नाचता गाता, शराब का प्याला जाम पे जाम उठाता पीता जाता और धीरे धीरे मदमस्त होकर गिर गया। अब सभी धीरे धीरे जो लोग गांव के लोग थे अपने घरों को चले गए और जो बाराती थे सोने का बहाना करने लगे, क्योंकि उनकी चाल तो कुछ और थी। आधी रात को जब सारा गांव सो रहा था, उन्होंने पुन्नू को उठाया और उसे काफिले में बिठाया और तेजी से काफिला वापस बलूचिस्तान की तरफ और कच्छ मकरान की तरफ चल पड़े। सुबह जब हुई तो जब ससी और गांव वालों ने देखा कि बारात का तो कहीं नामो निशान नहीं है, ससी पुन्नू के कमरे में दाखिल हुई जहां रात पुन्नू नाच रहा था, गाने गा रहा था। वहां पे उसने देखा कोई भी नहीं था और उसे समझते देर न लगी। उसके ससुराल वालों ने, कच्छ मकरान के डाकुओं ने पन्नू को उससे छीन लिया है। वो पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी। लोगों ने उसे रोका, उसकी माँ ने उसे रोका। उसने कहा, तुम कहाँ जाओगी? तुम जानती हो वो कहाँ से आए थे? हाँ, कच्छ मकरान से आए थे। उसने कहा कि तुम रुक जाओ, वो अपने आप अगर पुन्नू तुम्हें प्यार करता है तो वापस लौट के आएगा, लेकिन सस्सी को कौन समझाए? उसको तो पन्नू का भूत सवार हुआ था। वो पुन्नू पुन्नू चिल्लाती हुई जंगलों की तरफ भाग गई। रेगिस्तान का इलाका, तपती रेत, सूरज की चमक और ससी जो इतने नाजों में पली हुई थी, उसे तो इस रेत में चलना भी नहीं आता था। बड़ी जल्दी उसके पांव में छाले पड़ गए, पांव की एड़ियां फट गई और होंठ जो थे वो प्यास के मारे सूख गए और वो पुन्नू पुन्नू चलाती हुई चलती जाती। जैसे जैसे आगे बढ़ती उसको प्रतिबिंब दिखाई देने लगे, क्योंकि इस समय प्यास उसके ऊपर हावी हो रही थी। वो दूर देखती तो उसे पेड़ और पेड़ों के नीचे पानी दिखाई देता।
वो जहां भी पहुंचती वहां पे कुछ ना होता, लेकिन वो ऊंटों के पांव के निशान के पीछे चली जा रही थी। काफिला तो बहुत आगे निकल चुका था। जो भी कोई रास्ते में उसे मिलता वो उससे पूछती, क्या तुमने मेरे पन्नू को देखा है? क्या तुम लोगों ने मेरे काफिले को जाते देखा? सभी कहते हाँ उस तरफ गया। और वो उसी रेत में पड़े ऊंटों के निशान के पीछे चलती जाती। एक जगह तो ऐसी आई, उसे लगा कि यहाँ पानी है। इस समय उससे आगे नहीं चला जा रहा था। आज दूसरा दिन हो गया था। वो वहीं पे बैठ गई और उसने जमीन को थपथपाना शुरू किया, पानी पानी। कहते हैं वहां पे उस वक्त थोड़ा थोड़ा पानी जो था, पानी ऊपर उभर आया और उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। वहां से ससी फिर दूसरे दिन बस पुन्नू पुन्नू करती हुई चल पड़ी। अब यहाँ पे कहानी एक नया, जो शाह अब्दुल लतीफ है उनके अनुसार, जब ससी अकेली जा रही थी तो एक जगह पे होश होकर वो गिर गई। वहां पे एक गडरिया था जो अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसने जब इतनी खूबसूरत लड़की को देखा तो उसके सस्सी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सस्सी ने उसको पास ना आने दिया। और नतीजा ये हुआ कि उसने अल्लाह से गुहार लगाई, अल्लाह मैं पन्नू के अलावा किसी को छूने नहीं दूंगी, और अगर तू मौजूद है तो धरती तू फट जा और मुझे अपनी आगोश में ले ले, क्योंकि मैं पन्नू के सिवा और किसी के साथ नहीं रह सकती। नतीजा क्या हुआ? धरती फट गई और सस्सी वहीं पे गिर गई और वहीं पे समा गई। ये अब्दुल लतीफ की अपनी कल्पना थी। जो दूसरी हाशिम है, हाशिम शाह जब लिखते हैं तो वो कहते हैं ससी जब पुन्नू पुन्नू करके एक जगह पहुंचती है और गिर जाती है तो वहां पे कुछ लोग जो हैं उसे गिरता हुआ देख के उसके पास आते हैं और उसे पानी पिलाते हैं, सहारा देते हैं और अपने गांव में ले जाते हैं। वहां पर जब ससी अपना सारा वृतांत सुनाती है तो वो उसे बताते हैं कि हाँ, उन्होंने 2 दिन हुए एक काफिले को जाते हुए यहाँ से देखा था। वो तो कच्छ मकरान की तरफ जा रहा था। और वो कहते घबराओ नहीं, हम वहां पे आपका संदेशा पुन्नू तक पहुंचा देंगे। पुन्नू तक वो संदेशा पहुंचाया जाता है। पुन्नू को जब उसके भाई लेके गए थे तो उन्होंने उसको वहां पे बंदी बना दिया था। वो चाहते थे कि पुन्नू के दिमाग से सस्सी का भूत उतर जाए, लेकिन जब पुन्नू को पर खबर मिली कि सस्सी उसके प्यार के पीछे, उसके पीछे पीछे चली आई और एक जगह पे आकर किसी लोगों ने सहारा दिया हुआ है और वहां पे सस्सी उसका इंतजार कर रही है, तो वो पुन्नू उस जेल को तोड़कर भाग आया और वो सस्सी सस्सी चिल्लाता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है। सस्सी उस समय अपने आखिरी दमों पर थी। पुन्नू उसके पास पहुंचते ही उसकी सर को अपनी गोद में रखता है। सस्सी आंखें खोलती है, पुन्नू की तरफ देखती है। ये आखिरी बार था जब दोनों की नजरें मिली और सस्सी ने वहीं पे सांस छोड़ दी। सस्सी को दफनाने की क्रिया शुरू हो जाती है। वहां पर एक कब्र खोदी जाती है और पुन्नू जो था सस्सी के साथ बड़ा रो रहा था। और यहाँ पर जब सस्सी को दफनाया जाता है तो पुन्नू भी उसी में कब्र में छलांग लगाकर अपना दम तोड़ देता है। और यहाँ पर दोनों आत्माएं जो हैं वो बाहर निकलती हैं और स्वर्ग की तरफ चलती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, ये सूफी कवियों का ये वृतांत है जो काव्य रूप में लिखा गया है और इसमें यही दिखाया गया है कि चाहे वो धरती में प्रेमी आपस में ना मिल सके, लेकिन कुदरत, अल्लाह के पास वो प्रेमी जो आत्माएं हैं वहां पर स्वर्ग की तरफ चली जाती है। और इस प्रकार ये जो ससी पुन्नू की प्रेम गाथा है यहीं पर खत्म हो जाती है। इतना मशहूर ये किस्सा काव है कि इसके ऊपर जब साइलेंट मूवीज थी तब भी ससी पुन्नू की कहानी पर साइलेंट मूवी बनी। उसके बाद आज तक कोई 20 कहानियां लेकर ससी पुन्नू के ऊपर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। ससी पुन्नू का ये जो सूफियाना काव है ये बड़ा ही पंजाबी में मशहूर है और इसका शुमार मिर्जा साहिबा, सोनी महिवाल, लैला मजनू और ससी पुन्नू पंजाबी में सबसे महत्वपूर्ण
अर्थपूर्ण माना जाता है। मेरे को उम्मीद है आपको सस्सी पुन्नू की ये गाथा पसंद आई होगी। ये लोक गाथा है जो आज भी उसी प्रकार प्रचलित है। बहुत बहुत धन्यवाद।